कि हम बचाएंगे, सजाएंगे, संवारेंगे तुझे, हर मिटे नक्श से निखार उभारेंगे तुझे, अपनी शहरत का लहू दे के सींचेंगे तुझे, दार पे चढ़ के फिर एक बार पुकारेंगे तुझे, राह इमदाद की देखें ये भले तौर नहीं, हम भगत सिंह के साथी हैं कोई और। उस एक भाषण ने मुझे उस तरफ आकर्षित किया। और बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री पिछड़े वंचित शोषित समाज के कल्याण के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले मंडल कमीशन के अध्यक्ष स्वर्गीय बीपी मंडल जी की 105वीं जयंती के अवसर पर सामाजिक न्याय सम्मेलन का आयोजन प्रयागराज में किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी ने अपना वक्तव्य रखा। बीपी मंडल को याद करते हुए सबसे आसान भाषण वो होगा, और हम जैसे पढ़ने पढ़ाने वाले लोगों के लिए तो और आसान होगा कि जितना बीपी मंडल के बारे में जानते हैं उसको बताएं और आप की तालियां लें। मगर मैं इसका उपयोग इस रूप में नहीं करूंगा, मैं उसे आज की चुनौतियों से जोड़कर क्या करूं? उस दिशा में अपनी बात रखना चाहूंगा कि आज से 20 साल 25 साल बाद जब इस मुल्क की आज़ादी के 100 साल पूरे हों तो कहीं ऐसा न हो कि आने वाली पीढ़ियां भूल जाएं कि कोई विदेशियों के साथ मंडल में था। वो खतरा हमारे सामने है। मंडल लागू हुआ, आंदोलन करना पड़ा। मंडल लागू होने के बाद मंडल बचा रहे, आंदोलन करना पड़ा। लाठियां खाई तमाम लोगों ने और 9 जजेस की बेंच बैठे, क्योंकि पहला जो पिछड़ा वर्ग आयोग था उसने ये रिकमेंडेशन दे दिया था कि पिछड़ापन जाति के आधार पर नहीं, आर्थिक आधार पर होता है। तो बीपी मंडल साहब के सामने ये चुनौती थी कि एक ऐसा दस्तावेज बनाया जाए जिसमें पिछड़ेपन को बहुत तार्किक और वैज्ञानिक पद्धति से व्याख्यायित किया जाए जिसे कोई खारिज न कर सके। इसलिए मैं उस शख्स को याद कर रहा हूं, मैं उस शख्स को याद कर रहा हूं इस मंच से जो जब बिहार का मुख्यमंत्री बना। अब इससे समझिएगा कि हम किस मुल्क के बाशिंदे हैं, और ये बात आजादी के बाद की है। जब वो बिहार के मुख्यमंत्री थे तो गंगा में जो कि यातायात होता था, जल परिवहन, तो तेल रिस गया और उसमें आग लग गई। विवेकानंद झा नाम के शख्स ने बिहार विधानसभा में खड़े होकर भाषण दिया कि जब एक शूद्र मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा तो गंगा में आग नहीं लगेगी तो और क्या होगा। और ये ऑन रिकॉर्ड है। बीपी मंडल साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि गंगा में आग तो तेल रिसने से लगी, मगर तुम्हारे सीने में जो आग लगी है उसे मुझे और भड़काना है ताकि उस बीपी मंडल को हम याद कर रहे हैं। उस बीपी मंडल को हम याद कर रहे हैं जिन्हें जब ये जिम्मेदारी सौंपी गई, वो समाजवादी पृष्ठभूमि से निकले नेता थे, सामाजिक न्याय की वैचारिकी के नेता थे, और उन्होंने जब अपनी रिपोर्ट बनाई जिसे डॉक्टर अंबेडकर को अभी हमारे वरिष्ठ अतिथिगण कह रहे थे कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो इस्तीफा दिया है, वो इस्तीफा जो 2-3 बड़े कारण थे। हिंदू कोड बिल के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा कारण था, वो लिखा है डॉक्टर अंबेडकर ने कि इस देश की आधी आबादी से ज्यादा जो है उन पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जो कमीशन बनाने का 340 का अनुच्छेद है उस पर कोई काम नहीं हुआ। इसकी नाराजगी में मैं इस कैबिनेट से इस्तीफा देता हूं। और आजाद भारत में डॉक्टर अंबेडकर को कहा गया कि वो केवल दलितों के नेता हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर तो चुनाव हार गए, उसके बाद ढंग से तो डॉक्टर अंबेडकर को भी चुनाव एक पॉपुलर लीडर तो बने नहीं। और आजादी के बाद तो डॉक्टर अंबेडकर को जमीन में दफन करने की पूरी कोशिश की गई। हम लाए हैं तूफान से किश्ते निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, और जो बच्चे
कि इस देश को, उस कश्ती को किसने निकाला था और कहां पहुंचाया था। उनमें थे बिरसा, फूले, अंबेडकर और पेरियार, जिनको आजादी के बाद दफन किया। पढ़ने ही नहीं दिया गया इस देश के बच्चों को, सिलेबस से बाहर। इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बहुत थोड़े से लोग थे जो इस वैचारिकी के रहे होंगे, तमाम वरिष्ठ लोग बैठे हुए, लेकिन एक पॉपुलर डिस्कोर्स में कहीं अंबेडकर, फूले, पेरियार थे ही नहीं। और इसलिए मैं कह रहा हूं, जो राजनीति में नाकामयाब हुआ, जो बहुत बड़ा कोई लीडर नहीं बना, जिसने इतनी संपत्ति शायद नहीं जुटाई कि ईडी और सीबीआई के रेड वेट पड़े, वैसे लोग जमीन में दफन नहीं हुए। आने वाली पीढ़ियों ने जब अपनी जड़ों की तरफ झांकने की कोशिश की, तो उसमें से बिरसा मुंडा, जयपाल मुंडा, अंबेडकर, फूले, पेरियार निकल कर आए, नामदेव निकल आए, और उनमें से बीपी मंडल। और इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि बीपी मंडल के पास जो विरासत थी वो विचारधारा की विरासत थी, और उस पर उन्होंने एक दस्तावेज बनाया। और उस दस्तावेज के नाते जब मंडल लागू हुआ, तो मैं उस घटना को इस रूप में देखता हूं कि मंडल लागू होने के पहले का भारत कुछ और था, मंडल ने लागू होकर इस भारत का मुस्तकबिल बदल दिया। इसलिए विभाजन रेखा आजाद भारत की मंडल कमीशन का लागू होना। क्यों ऐसा? क्योंकि भाई अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 340 संविधान तो बन गया, मगर लागू कहां हुआ? जैसे होता है कि संविधान लागू होने के वक्त किसने संविधान का विरोध किया था? इलाहाबाद के लोगों और बौद्धिक लोगों के बीच इशारा काफी है। 3 रंग का झंडा, हमारे यहाँ कहावत है भोजपुर में, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। वैसे कुछ लोग थे जिनके जहन में मनुस्मृति थी, उन्होंने तिरंगे को नकारा, भारत के संविधान को नकारा, जंगे आजादी को नकारा। उनके पुरखों ने माफीनामा लिखा, माफी मांगकर कहा कि हमें बाहर कर दीजिए, हम ताउम्र आपकी मदद करेंगे। आज वो लोग हर घर तिरंगा, हर हाथ तिरंगा। हम समाजवादी, अंबेडकरवादी, सामाजिक न्याय के विचारधारा के लोग पहले से तिरंगे को जीते हैं। हमारे घर में पैसा नहीं हुआ करता था, स्कूल में जाते थे तो सफेद पन्ने के ऊपर गुड़हल का लाल वाला पत्ता रगड़ लिया, नीचे हरी पत्तियां रगड़ लिया, बांस की कहीं पर लहराते हुए विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा गाना। तो जिसकी देशभक्ति खुद संदिग्ध थी, आज वो सर्टिफिकेट बांट रहा है। ऐसे दौर में बीपी मंडल को याद कर रहा है, और इसलिए मैं बीपी मंडल को इस तरह से याद कर रहा हूं कि बहुत कोशिश हुई इस मुल्क में, इस मुल्क के आईन का विरोध करने की, बहुत नापसंद किया भारत के संविधान को, और पहला संशोधन करवाया दक्षिण भारत के एक सामाजिक न्याय के पुरोधा ने। और जिस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 15 में 4 जोड़ा गया, अनुच्छेद 16 में 4 जोड़ा गया, वो सामाजिक न्याय का पुरोधा इस मुल्क के सबसे पुरानी कौम चरवाहा समाज से आने वाले ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार थे, जिन्होंने सामाजिक न्याय का पाठ किया। जनगणना में जाति नहीं गिनेंगे, क्योंकि हमें जातिवाद को खत्म करना है। नादान लोग ये बात नहीं समझे कि आने वाली पीढ़ियां तुमसे पूछेंगी कि क्या तुम्हें इस मुल्क में सांप्रदायिकता को नहीं खत्म करना था, जो तुम धर्म गिनते रहे। जाति गिनने पर अगर जातिवाद बढ़ जाता, तो धर्म गिनने पर क्या सांप्रदायिकता बढ़ती? क्या इस मुल्क में सबसे बड़े दंगे सांप्रदायिकता के नाम पर तब हुए जब दंगा करके सत्ता पाने वाले लोग राजनीति की मुख्य धारा में आना शुरू हो गए। 1980 के बाद के सारे दंगे सांप्रदायिकता। और इसलिए मेरी चुनौती ये है कि अगर जाति जनगणना उस समय हो जाती, तो ये पता चल जाता कि किसने पीढ़ी दर पीढ़ी कितना कब्जा किया है। मेरे पास एक आंकड़ा है, मैं उससे बस आज की बात बताता हूं। और बार बार ये जाति जनगणना को टाला गया, गिनेंगे नहीं हम जातियां, और 2 ही लोगों की नहीं गिनेंगे, ओबीसी की और सवर्णों की। आज कुछ लोग आपसे कहने आएंगे कि ओबीसी की जनगणना करानी है, उनसे सजग रहिएगा। उनसे कहिए कि एक काम करो, एससी एसटी और बाकी लोगों की होती है,
तुम ओबीसी की जनगणना मत कराओ, केवल इस देश में सवर्णों की जाति जनगणना करा लो, तब भी हमारा काम चल जाएगा। उसमें क्या जनगणना के वो खिलाफ भाई, जब तक उनकी संख्या नहीं गिनी जाएगी कि कैसे 3% लोगों ने आज भी इस मुल्क के 97% संसाधनों पर, सत्ता पर कब्जा किया हुआ है, ये भेद न खुल जाए, इसलिए जाति जनगणना का विरोध करते हो। और जुडिशरी, रिटायर्ड जस्टिस साहब बैठे हुए हैं, ऐसे लोग जब मंच पर बैठ जाते हैं तो थोड़ी हिम्मत और बढ़ जाती है कि जब ऐसे लोग भी मुखर होकर के लड़ रहे हैं, कम से कम ऐसे न्यायपालिका के जजों के आसपास तो हम नहीं है कि जो आज मंदिर का फैसला सुना और राज्यसभा की शपथ ले लें।